स्टूडेंट, आज हम जो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे वो रेड स्पॉट की ए लेवल की बुक से जो है वो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और ये एमसीक्यूज हैं टॉपिक नंबर 3 के हैं। और टॉपिक नंबर 3 में जो इस बुक में जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है एंजाइम्स के हवाले से। अभी आपको पता है कि पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। तो अब इससे ए लेवल की जो ए लेवल की रेड स्पॉट बुक है इसमें से जो है हम एंजाइम से रिलेटेड जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को जो है एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज जो है आपको एक एमकेट वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प करेगा। और दूसरा, ये फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनका अब एसएलओ बेस्ड सिलेबस हो चुका है और ज़्यादातर उनके अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ए लेवल वाले पैटर्न पर आते हैं, तो उनको भी जो है ये लेक्चर जो है वो हेल्प करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। एंजाइम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू, यानी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, अपनी नेचर में क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये सक्रेज एंजाइम है, तो ये सक्रेज एंजाइम किसके लिए स्पेसिफिक है? सक्रेज एंजाइम जो है वो सक्रोज के लिए स्पेसिफिक है। यानी इस एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। तो कह रहा है दियर हाई मोलिकुलर वेट। आपको पता है हाई मोलिकुलर वेट से इसकी स्पेसिफिसिटी का ताल्लुक नहीं है। दियर हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसकी शेप को मेंटेन रखता है, इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी स्पेसिफिसिटी से ताल्लुक नहीं है। दियर पीएच सेंसिटिविटी, पीएच सेंसिटिविटी तो उसकी एक्टिविटी पर एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसकी एक्टिविटी पर इफेक्ट डालती है। उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी तेज हो सकती है ऑप्टिमम पीएच की वजह से, या कम या ज्यादा पीएच करने से वो चेंज हो सकती है, लेकिन इसका ताल्लुक स्पेसिफिसिटी से नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम भी इसकी एक्टिविटी को एनहेंस करता है, लेकिन इसका ताल्लुक भी स्पेसिफिसिटी से नहीं है। असल जो चीज है जो इसकी स्पेसिफिसिटी से ताल्लुक है वो है क्या? दियर सरफेस कन्फिगुरेशन। ये जो है इसका सही जवाब होगा, दियर सरफेस कन्फिगुरेशन। इनके सरफेस की जो तरतीब है, और स्पेशली कौन सी सरफेस कन्फिगुरेशन? इनकी एक्टिव साइट की। यानी जो इनका एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, एंजाइम के एक्टिव साइट पर, मिसाल के तौर पे ये सक्रेज एंजाइम अगर है, तो सक्रेज एंजाइम पर इसके एक्टिव साइट पर ऐसे अमाइनो एसिड की तरतीब होगी, वो अमाइनो एसिड खास तरतीब से, खास कन्फिगुरेशन से लगे हुए होंगे, जिन्होंने किसको कैटालाइज करना होगा? जिन्होंने कैटालाइज करना होगा सक्रोज को। तो सक्रोज को कैटालाइज करने वाले अमाइनो एसिड इसके एक्टिव साइट पर एक खास तरतीब से जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर ये मल्टेज एंजाइम है, तो मल्टोज को कैटालाइज करने वाले एंजाइम जो है उसके एक्टिव साइट पर क्या होंगे? खास तरतीब से लगे हुए होंगे। तो मतलब क्या है कि स्पेसिफिसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे किस पर डिपेंड करती है? एंजाइम की कन्फिगुरेशन पर। और अगर कन्फिगुरेशन ऑफ एक्टिव साइट दे दें, कन्फिगुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, तो ये भी सही होगा। और अगर दोनों दे दें, सरफेस कन्फिगुरेशन ऑफ एंजाइम और सरफेस कन्फिगुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, तो उस वक्त एक्टिव साइट ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? कन्फिगुरेशन ऑफ उसके एक्टिव साइट पर। लेकिन क्योंकि एंजाइम्स की जो सरफेस कन्फिगुरेशन है, सरफेस जो कन्फिगुरेशन है, एक्टिव साइट भी जो एंजाइम का ही पार्ट है, तो ये एंजाइम की जो सरफेस कन्फिगुरेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक्टिव साइट की ही कन्फिगुरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका आंसर जो है वो ई सही हो गया, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द ग्राफ बेलो शो द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ अ टाइपिकल एंजाइम। किसी भी एंजाइम की जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी, यानी किस पर रिएक्शन तेज हो जाएगा, तो उसमें ये इसमें से कौन सा ग्राफ है जो किसको शो कर रहा है? जो कि जो है बेसिकली जो है वो पीएच को शो कर रहा है। अब देखिए, अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो ये रिएक्शन वेलोसिटी और पीएच यहाँ से शुरू हो रही है। तो आप देखें इसने तो यहाँ से शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ही गलत हो गया, क्योंकि इसको यहाँ शुरू तो यहाँ से करना चाहिए था ना, जब हम आपने यहाँ पर पीएच रखी है और यहाँ पर रिएक्शन वेलोसिटी रखी है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होना था, ये तो गलत है। अब ये वाला, अगर आप ये वाला रिएक्शन वेलोसिटी देखें तो ये ज्यादातर ऐसा जो कर्व बनता है, आपको पता ही है, ये बनता है किसके अंदर? ये बनता है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर। यानी खास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है, मतलब नीचे नहीं जा रही है लेकिन कांस्टेंट रहती है, फिर उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। और ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। जैसे बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो जो है वो बहुत हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे 0 से स्टार्ट हो गए और 50 तक जो है वो काम करेंगे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा इनका वो कौन सा होगा? 37। ये भी इसी तरीके से जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या उसको शो कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो पीएच होती है, पीएच एक नैरो रेंज पर होती है, पीएच की बहुत ज्यादा हाई रेंज नहीं होती, पीएच की क्या होती है? नैरो रेंज होती है। जिस तरह हमारे बहुत सारे एंजाइम जो है वो 6 से लेके 8 तक पीएच पर काम करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखें,
अब ये वाला जो ग्राफ है अगर आप देखो तो कितनी नैरो रेंज शो कर रहा है, 6, 7, 8, बस ये इतनी रेंज पर ये काम कर रहा है। ऑप्टिमम पीएच यहाँ पर कौन सी हो गई, 7। तो मेन जो इसका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है बी। बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि आप देखें ऐसा जो ग्राफ होता है जो बहुत नैरो मतलब जिसका कर्व जो है बहुत नैरो है, इधर देखें नैरो है, तो ये जो है वो स्पेसिफिक पीएच पर ये जो है वो किसको शो कर रहा है, ये पीएच को शो कर रहा है। आप याद रखिएगा जब भी ग्राफ बहुत नैरो बनेगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये पीएच के लिए ग्राफ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस in a bacterium in which amino acid are produced from one another। यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स के जरिए। द नंबर 1 and 3 रेफर टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, यानी जो 1 और 2 और ये जो 3 नंबर हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1, 2, 3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये XYZ कोई भी क्या है, ये अमाइनो एसिड है। जबकि कहता है कि V और X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V और X जो है वो एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि वो कह क्या रहा है, वो कह ये रहा है कि एक ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक एंजाइम दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे वन एंजाइम को टू एंजाइम में वन अमाइनो एसिड को एंजाइम नहीं कन्वर्ट हो रहे, अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी वन अमाइनो एसिड को टू अमाइनो एसिड में जो कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम V कर रहा है। फिर 2 अमाइनो एसिड को 3 अमाइनो एसिड में जो कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम X कर रहा है। उसके बाद अब क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ये तो आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है the artificial introduction into the cell of an axis of amino acid 3। अगर हम ये अमाइनो एसिड 3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मिसाल के तौर पे अगर ये अमाइनो एसिड 3 है और अमाइनो एसिड 3 की कंसंट्रेशन हमने क्या की, बढ़ा दी। यहाँ पर ऐसे करता हूं मैं कि यहाँ पर अमाइनो एसिड 3 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो उसके बाद कहता है एक्सिस में अगर हम अमाइनो एसिड 3 दे दें, रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बाय कैटालाइज बाय एंजाइम एक्स विच इज द कॉज ऑफ दिस, यानी एक्स वाला एंजाइम भी अपना काम कैटालाइज नहीं करेगा, यानी 2 को 3 में फिर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो कहता है कि इसका मेन काज क्या है, इसकी असल वजह क्या है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, यानी कोई इनहिबिटर आकर 1 के साथ या 2 के साथ लग गया, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर अगर आकर लग जाता तो क्या होता, फिर तो शुरू से ही बनना जो है वो बंद हो जाता। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बात ही इसकी कर रहा है कि कार्बन नंबर 3 को बढ़ा दिया है, क्योंकि ऊपर वाले वैसे तो यहाँ इनहिबिटर हो सकता था कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी है इस स्टेटमेंट में बता रहा है कि उसने अमाइनो एसिड 3 को बढ़ा दिया है। और जब अमाइनो एसिड 3 बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये अमाइनो एसिड 3 एंड प्रोडक्ट है। और आपको पता है जब एंड प्रोडक्ट बढ़ती है तो वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड हो जाती है, क्योंकि ज्यादा एंड प्रोडक्ट होगी तो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाकर एलोस्टेरिक साइट के साथ, एक्टिव साइट के साथ एंड प्रोडक्ट बाइंड नहीं होती, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाएगी और उसको मजीद एंजाइम को काम करने से रोक देगी। तो मजीद जो है वो जो प्रोडक्ट 3 है, अमाइनो एसिड 3 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखें क्या कह रहा है। कर्व एक्स शो, इसको थोड़ा सा लाइट आ रहा है, मैं इसको जो है वो आपको रीड कर कर जो है वो बता देता हूँ, इसमें तस्वीर में थोड़ा सा लाइट है। तो देखें इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि कर्व एक्स शोज बिलो represent the course of an enzyme catalyze reaction under optimum condition। कहता है ये जो इसके अंदर आपको जो है वो x जो कर्व नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो x कर्व नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये एक रिएक्शन को शो कर रहा है जिसमें हर चीज ऑप्टिमम है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, पीएच भी ऑप्टिमम है, हर चीज क्या है, ऑप्टिमम है। उसके बाद कहता है कि जिसमें एवरी curve Y shows the action of the same enzyme on the same substrate on the same substrate but with the alternation to the reaction condition। कहता है कि Y जो है, ये जो Y वाला कर्व है ये भी सेम ही सबस्ट्रेट को जो है वो कैटालाइज कर रहा है, ये भी देखो सेम ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, लेकिन हमने कंडीशन यहाँ थोड़ी सी जो है वो क्या की है, अल्टर की।
यानी कंडीशंस थोड़ी सी क्या कर दी हैं, चेंज कर दी हैं। अब आप देखो इसके एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस जो है, अब अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस पे देखो एक तरफ जो ये रखा हुआ है हमने किसकी, परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड। सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ देखें तो क्या है, परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी अनरिएक्टेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है। तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखें अनरिएक्टेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर जो है वो 0 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है। तो अब देखो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया एंजाइम ने, तो 100 ये जो एक्स वाला कर्व है इसमें क्या हुआ, 100 प्रोडक्ट जो है वो 100 की 100 प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो कितने पर आ गई, प्रोडक्ट आ गई 0 पर, प्रोडक्ट किस पर आ गई, 0 पर। जबकि दूसरा वाला जो रिएक्शन है जिसमें वाई है, वाई ने जो है वो 100 की 100 प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं किया। देखो यहाँ तक कन्वर्ट किया, 50 तक प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया, आगे मजीद कन्वर्ट नहीं किया। आगे फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट है। जब लाइन इस तरह से आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जाती तो मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती, क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट कर देता, प्रोडक्ट में। लेकिन अभी 50 की है, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो देखो अभी यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इस ग्राफ में एक तरफ रख दी है क्या, अनकैटालाइज सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो है वो क्या है, अनकैटालाइज सबस्ट्रेट पे 0, 50 और फिर यहाँ पर क्या है, 100। अब एक एंजाइम ऐसा है जिसको हमने तमाम जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन दी है। तो ये पहला कर्व बन गया ये, और नीचे जो दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो इस एंजाइम, इसको तमाम ऑप्टिमम टी हमने कंडीशन दी इस एंजाइम को, तो इसने 5 मिनट्स के अंदर ही क्या किया, 100 सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। लेकिन कह रहा है एक दूसरा एंजाइम है, उसको भी हमने 100 सेम सबस्ट्रेट दिए, उसको भी हमने क्या दी, सेम सबस्ट्रेट दी, लेकिन वो जो है उसने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर 50 आ रहा ना, 50 तक तो सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। और कितने टाइम में कन्वर्ट कर दिया, चलें 5 मिनट्स में ही कन्वर्ट किया। लेकिन उससे आगे वाली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। इसने आगे वाली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया वाई ने? तो अब ये आपसे जो नीचे इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे देखें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, which one of the following factor operating to the constant extent throughout the experiment could give the result shown by the curve y? यानी वो कौन सा फैक्टर था, यहाँ पर जो है आपने मुख्तलिफ फैक्टर पढ़े जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज हो सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, एंड प्रोडक्ट भी होती है, असरअंदाज होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसमें कहता है वो कौन सा फैक्टर था जो वाई वाला जो जो बेसिकली जो है वो किसको दिया गया था, कुड गिव टू द रिजल्ट शोन बाय कर्व वाई। यानी कर्व वाई को जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें कौन सा फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। और कर्व वाई वाले अगर हम फैक्टर जो है एक्स वाले को भी दे दें तो एक्स वाले का भी रिजल्ट वाई वाला है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एन एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। क्या ये एक एन प्रोडक्ट इनहिबिशन है? यानी ये जो वाई वाला है, वाई वाला जो ये जो रिएक्शन था, वाई वाले रिएक्शन में हमने एन प्रोडक्ट ज्यादा कर दी। आपको पता है जब एन प्रोडक्ट ज्यादा कर देता हूँ एंजाइम फिर अब मजीद अपना काम नहीं करता, एन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो एंजाइम के साथ वो जो है वो क्या होती है, जाकर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो जाती हैं और वो एक फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है, फिर एंजाइम मजीद अपना काम नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर यही है कि आपने जो है वो एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बना, ज्यादा कर दी। जब एंड प्रोडक्ट आपने उसको ज्यादा दे दिए तो अब एंजाइम ने अपना काम रोक दिया, कम नहीं किया, अब उसने क्या कर दिया, रोक दिया। जब एंड प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगी तो दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देगा। अगर इसने अपना काम कम किया होता या इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हुई होती तो आप देखो ये ग्राफ वाई वाला जो है नीचे आ जाता, या ऊपर की तरफ चला जाता कि उसकी एक्टिविटी दोबारा क्या हो गई है, दोबारा डिक्रीज हो गई है, लेकिन वो कांस्टेंट है। उसके बाद कहता है हाईएस्ट पीएच, अगर पीएच ज्यादा करते तो एंजाइम अपना काम जो है वो कांस्टेंट थोड़ी रखता, उसकी जो है वो ग्राफ जो है उसमें कर्व आता है, यानी दोबारा जो है वो उसकी एक्शन जो है वो कम हो जाता। लोअर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन तो यहाँ 100 बता दिए तो इस वजह से सेम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दिए, ये तो पहले ही बता दिया कि दोनों को कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट सेम दी हुई है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता। एंड इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें पहले ही
ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया कि कंसंट्रेशन तो सेम ही है, और बाकी दूसरी जो कंडीशन है अ फ्यू रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर वो भी सेम ही है, पहले बता दिया था कि सबस्ट्रेट सेम है। तो यहाँ पर जो असल जो चीज है वो क्या है, वो है एंड प्रोडक्ट ज्यादा हमने उसको कर दिए, और यही प्रोडक्ट जो है वो वाई वाले रिजल्ट दे रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ such of the curves P, Q and R represent an enzyme control reaction in one of the following situation। यानी ये जो ग्राफ आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, मैं इस ग्राफ को यहाँ पर भी ड्रा कर देता हूँ अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा। ये ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, और इस ग्राफ के अंदर जो है वो एक तरफ जो है वो दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, इस साइड पर जो है वो क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और दूसरी साइड पर दिया हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अब एक तो कर्व इस तरह से बनाया हुआ है। आपको पता है कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब उसके तमाम एक्टिव साइट जो हैं वो फिल हो जाते हैं एंजाइम के, तो फिर मजीद एक्टिविटी उसकी नहीं बढ़ती, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तभी इसको ये इस तरह से कर दिया। ये है पी। पी के बाद एक दूसरा जो है वो दूसरा कर्व बनाया है, और वो कर्व कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से शो किया गया है। मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूँ, यूं शो किया गया है। और तीसरा कर्व जो बनाया है उस कर्व को कुछ इस तरह से जो है वो शो किया गया है। पहले वाले कर्व को पी नाम दिया है, दूसरे को क्यू नाम दे दिया, और तीसरे को आर नाम दे दिया। तो कहता है कि ये एक रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर सिचुएशंस ये हैं, ये जो तीन कर्व हैं पी क्यू आर, ये इन तीन सिचुएशन में काम कर रहे हैं विद द एंजाइम अनइनहिबिटेड। यानी एक कर्व ऐसा है जिसमें एंजाइम जो है वो अनइनहिबिटेड है, यानी उसको इसके साथ कोई इनहिबिटर नहीं लगाया गया। एक कर्व इसमें ऐसा है जिसमें नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐड किए गए हैं, और एक कर्व ऐसा है जिसमें क्या ऐड किए गए हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐड किए गए हैं। यानी पी क्यू आर ये जो तीन कर्व हैं, ये जो बने हैं इसके ग्राफ में, तो इस ग्राफ में एक ऐसा है जिसमें कोई जो है वो इनहिबिटर यूज नहीं किया गया, एक ऐसा है जिसमें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यूज किए गए, और एक ऐसा है जिसमें नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यूज किए गए। फिर उसके बाद नीचे कहा है कि विच कर्व रिप्रेजेंट ईच ऑफ द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिचुएशन में ए जो है वो ए सिचुएशन में कह रहा है कि जो पी कर्व है वो कैसा कर्व है, वो है अनइनहिबिटेड एंजाइम। यानी ये जो कर्व है किसको शो कर रहा है, अनइनहिबिटेड एंजाइम को, यानी इसके साथ कोई इनहिबिटर नहीं लगाए गए। तो ये बात सही भी है, क्योंकि पी कर्व जो है वो अनइनहिबिटेड एंजाइम को शो कर रहा है। जो इनहिबिटर नहीं है तभी तो एंजाइम की एक्टिविटी इतनी तेजी से ऊपर गई है, और उसके बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो मतलब ये पहला वाला कर्व जो है इसमें एंजाइम की एक्टिविटी तेजी से ऊपर की तरफ गई है, तो इसका मतलब इसके साथ इनहिबिटर नहीं थे। अब जो क्यू कर्व है कहता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर एडेड। क्यू कर्व में क्या ऐड किए गए हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। देखो क्यू कर्व के अंदर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर थे, तभी तो इसकी एक्टिविटी पी कर्व के मुकाबले में थोड़ी कम है, क्योंकि इसके साथ क्या अटैच हो गए थे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। और आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होते हैं, अगर वो हट जाएं तो एंजाइम दोबारा अपना काम शुरू कर देता है। तो देखो क्यू कर्व शो कर रहा है कि इसके साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, इसके साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, इस वजह से रिएक्शन इतनी तेजी से नहीं कर रहा जितना पी कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होते हैं, यानी उनमें से अगर आप जो है वो हट जाते हैं एक्टिव साइट से, अगर वो हट जाते हैं तो ये अपनी एक्टिविटी बिल्कुल पी की तरह कर सकता है। तो आप देखो आहिस्ता आहिस्ता ये कहाँ तक चला गया, ये पी तक चला गया। यानी अगर इसके साथ इनहिबिटर हट जाएंगे तो ये पी तक करेगा। तो क्यू जो है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कौन से वाले इनहिबिटर के साथ एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के साथ हो रही है। यानी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लगा देंगे तो रिएक्शन कम होगा, और हटा देंगे तो फिर दोबारा उसका रिएक्शन जो है वो किस कहाँ तक पहुंच जाएगा, पी तक। और आर जो है वो किसको शो कर रहा है, वो शो आर जो है वो बेसिकली जो वो शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नॉर्मली किसको, वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एडेड। देखो आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अगर पेपर में आ जाता है रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल ना दें, आपको सिर्फ इतना लिख दें कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर,
आप कहोगे यहाँ पर तो सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखा हुआ है, इसमें रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल तो नहीं लिखा हुआ। जब भी सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा तो उसको किसके तौर पे लोगे, उसको लोगे इरिवर्सिबल। उसको किसके इनहिबिटर के तौर पे लोगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे लोगे। क्योंकि जो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं उसको फीडबैक इनहिबिटर भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का लफ्ज आएगा तो आप उसको इरिवर्सिबल इनहिबिटर लोगे। और आपको पता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर हमेशा के लिए एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड से जब बाइंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो वहां से हटते नहीं है, वो हमेशा के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अब देखो आर जो कर्व है, जो आर कर्व है वो क्या शो कर रहा है, ये अगर आप आर कर्व की तरफ देखो तो ये आर कर्व ने एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, थोड़ी देर तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। लेकिन जब आप इसके साथ कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लगा दिया तो इसकी एक्टिविटी बस फिर कांस्टेंट हो गई, रुक गई, अब आगे मजीद नहीं बढ़ी। तो मतलब ये कभी भी पी साइड तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो क्या होते हैं, वो तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ना, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस वजह से वो कभी भी पी तक पहुंच नहीं पाएगा। और आप एक बात और याद रखिएगा कि जो एंजाइम होते हैं उनके साथ कोई एक एक्टिव साइड नहीं होते हैं, एंजाइम के साथ एक से ज्यादा एक्टिव साइड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये एक एंजाइम है, इसके एक एक्टिव साइड के साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लग गया, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लग गया, तो दूसरा साइड काम करेगा, लेकिन काम इसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो इसका काम हो जाएगा और कभी भी ये पी वाली साइड तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर ये इसमें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लगा होता, तो अगर ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यहाँ से निकल जाता तो ये दोबारा कहां तक पहुंच सकता था, पी साइड पर। तो इसका मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इसका जो है वो ए ऑप्शन सही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which of the following enzyme slow the greatest substrate specificity। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कह रहा है which of the following enzyme show the greatest substrate specificity। यानी वो कौन सा एंजाइम है which show the greatest सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, यानी इसमें से वो कौन सा एंजाइम है जो स्पेसिफिक, जिसमें सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, यानी वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के लिए काम कर सकता है, दूसरे सबस्ट्रेट के लिए काम नहीं कर सकता। आपको पता है सक्रेज, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, सक्रेज एंजाइम जो है वो सिर्फ सक्रोज के लिए काम को अपने के सबस्ट्रेट को सक्रोज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इसके अलावा किसी और पर काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब इन तमाम में से सबसे ग्रेटेस्ट जो स्पेसिफिसिटी है वो किसकी है, वो सक्रेज की है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, उसी तरह का एक क्वेश्चन है। इन द ग्राफ बिलो x represent the relationship between an enzyme and the concentration of its substrate under optimum condition and without an inhibitor। यानी ये जो x वाला जो कर्व है, ये जो x वाला कर्व है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को शो कर रहा है कि इसमें तमाम ऑप्टिमम कंडीशन है और एंजाइम की मतलब इसके अंदर कंडीशन तमाम ऑप्टिमम है। इसके अलावा इसके साथ कोई किसी किस्म का कोई इनहिबिटर भी अटैच नहीं किया गया है। कौन सा कर्व, एक्स कर्व, सही ना। उसके बाद कहता है which one of the following curve a b c d or e represent the expected result when the same experiment is conducted in the presence of a fixed लो कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। यानी अगर आप इसके अंदर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐड कर दें, यानी ए एक्स वाला जो रिएक्शन है इसके साथ आप क्या ऐड कर दें, अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐड कर दें तो कौन सा वाला फिर जो है वो नीचे वाला जो कर्व होगा वो सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी, डी या ई। देखो यहाँ पर एक बात कर रहा है लो कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन आपने इनहिबिटर की ऐड नहीं करनी है, लो कंसंट्रेशन आपने इनहिबिटर की ऐड करनी है। तो देखो उसके अंदर कौन सा वाला कर्व सही होगा, उसमें जो है वो ये ए सही होगा, क्योंकि देखो ए जो है वो जाहिर सी बात है आपने इसके साथ इनहिबिटर अटैच कर दिए हैं तो एक्स जैसा तो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन एक से थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा। और आप अगर इससे इनहिबिटर हटा दोगे तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये एक्स वाले ही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तभी यहाँ पर इसकी लाइन को जो है वो किसके साथ अटैच किया गया है, अटैच किया गया है एक्स की लाइन के साथ।
अच्छा नीचे देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे 10 सबस्ट्रेट हैं, फिर 20 सबस्ट्रेट हैं, फिर 40 हैं, ये 50 हैं, ये 60, 70। अच्छा नीचे वाला देखो 50 सबस्ट्रेट। जब एंजाइम अपना काम जो है वो नॉर्मली एंजाइम अपना 10 सबस्ट्रेट से ही अपना काम शुरू कर देगा। जब सबस्ट्रेट 50 होंगे तब तो काम शुरू नहीं करेगा ना, वो तो अपने स्टार्ट वाला कुछ ही सबस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं पर ही अपना काम शुरू कर देता है। तो इसका मतलब कि डी और ई वाला तो ग्राफ ही गलत है, इतने आगे से तो काम शुरू नहीं करेगा, वो 10 से ही अपना काम शुरू कर देगा। अब अगर हम सी को अगर हम सी की बात करें कि सी जो है वो, तो सी इसमें नहीं हो सकता क्योंकि सी बहुत ज्यादा एक्टिविटी स्लो हो गई है। सी की एक्टिविटी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। तो हमने इनहिबिटर की बहुत कम कंसंट्रेशन डालनी है, तो इस वजह से सी तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन हमने इसकी ऐड की है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए। ए जो है वो क्या है, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका सही ऑप्शन है ए। इसके बाद हम आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन द ग्राफ अबव एक्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी इस ग्राफ के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो शो की गई है। यानी जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक खास लिमिट तक, उसके बाद फिर एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अच्छा उसके बाद कहता है कि substrate under optimum condition and with an inhibitor। अब मैं साल को ध्यान देखें, मैं इसको आपको रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहता है इन द ग्राफ above x represent the relationship between an enzyme and the concentration of substrate under optimum condition and without inhibitor। यानी optimum condition है और इसमें कोई inhibitor नहीं है। ये जो x वाला है, हर पीएच, टेम्परेचर, हर चीज ऑप्टिमम है और इस पर कोई जो है वो कि इनहिबिटर भी इसके साथ अटैच नहीं है जो कि इसकी एक्टिविटी को रोकेगा। ये एक्स वाला कर्व है। उसके बाद फिर कहता है विच ऑफ द कर्व ए बी सी डी और ई रिप्रेजेंट द एक्सप्रेस रिजल्ट when the same expression is conducted in the presence of fixed low concentration of non competitive inhibitor। अगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की हम लो कंसंट्रेशन डाल दें तो कौन सा कर्व आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा। तो देखो इसमें ए तो नहीं आ सकता, उसकी वजह क्या है, देखो ए तो जो है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की वजह से आएगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होते हैं और वो जाकर किसके साथ अटैच हो जाए, वो अपनी अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को हटा देंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो एक्स जैसे आना शुरू होंगे, तो ये एक्स को जाकर टच कर रहा है। बी वाला जो है वो देखें एक्टिविटी अपनी इसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसे भी कम है एक्टिविटी, ऐसे भी कम एक्टिविटी है, और बी वाला जाकर ए एक्स को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक्स को टच नहीं कर रहा, तो इसके साथ कौन से वाले इनहिबिटर हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर परमानेंटली एक्टिव साइट को क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया। अब वो मजीद अपना जो है वो काम नहीं कर सकता, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब अगर हम सी की बात करें तो सी तो बहुत सारा, सी तो एक्स से भी ज्यादा सबस्ट्रेट को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एक्स से ज्यादा सबस्ट्रेट को जो है वो किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा इसका आगे जो है वो कर्व जो है वो यहाँ तक जो है इस तरह जा रहा है, लेकिन मामले में ये कम है। तो ये सी भी नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेटली ये तो इससे नीचे ही है। और डी वाला जो है ये भी जाकर उसको टच कर रहा है एक्स को, तो ये भी नहीं हो सकता। और ई भी, ई जाकर किसको टच कर रहा है, ई जाकर टच कर रहा है किसको, बी को। तो ई तो डेफिनेट, और दूसरी बात ये होती है कि ई जो है वो कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में काम करना शुरू कर रहा है, ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे काम करना शुरू कर रहा है। यानी 10 थे, 20 थे, 30 थे, 40, 50 पे कर रहा है। ऐसा नहीं होता, कोई भी एंजाइम जो है स्टार्ट में 10 से ही अपना काम शुरू कर देता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता है कि द फोर एसिड शोन बेलो आर पार्ट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सीक्वेंस। यानी एंजाइम का एक कैटालाइज सीक्वेंस जो है ये शो कर रहा है, जो आपको नीचे जो है वो दिया हुआ है। अब उसके अंदर आप कहता है कि जिस तरह सबसे पहले देखें, इसके अंदर जो है वो ऑक्सोग्लूट्रिक एसिड है। सो ग्लूट्रिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं। ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है इसको क्या कर रहा है, एंजाइम 1 इसको कन्वर्ट कर रहा है सक्सीनेट में। मतलब यह वो जो आपके पास क्रैब साइकिल है उसी का एक रिएक्शन दिया हुआ है,
अल्फा कीटोग्लूटरेट को एंजाइम 1 किस में कन्वर्ट कर रहा है, सक्सिनिक एसिड में। फिर एंजाइम 2 क्या कर रहा है, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर रहा है और इससे हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा जो एंजाइम 3 है वो फ्यूमेरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन दिया हुआ है। एंजाइमेटिक रिएक्शन में देखो सबसे पहले क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, इसको एक एंजाइम है एंजाइम 1 जो कि किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है सक्सिनिक एसिड। आपने ये क्रेब्स साइकिल में पढ़ा हुआ होगा। फिर एंजाइम 2 क्या कर रहा है, एंजाइम 2 जो है वो सक्सिनिक एसिड को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूमेरिक एसिड, और इस रिएक्शन के दौरान 2 हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा जो एंजाइम 3 है वो क्या कर रहा है, वो फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैलिक एसिड में। तो ये तो पूरा का पूरा आपको एक रिएक्शन जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो बताया गया है। उसके बाद कहता है द एडिशन ऑफ मेलोनिक एसिड रिजल्ट इन नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, इसको ऑक्सोग्लूट्रिक एसिड भी कह सकते हैं या इसको अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कह लें। उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। एन अक्यूमुलेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड नियर एब्सेंस ऑफ बोथ फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो अब देखें क्या कह रहा है, कहता है द एडिशन ऑफ मेलोइक एसिड। अगर आप यहाँ पर मैलिक एसिड ऐड कर दें इस रिएक्शन में, मैलिक एसिड ज्यादा कर दें, मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या कर दें, ज्यादा कर दें, तो नो चेंज। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, ये है ऑक्सोग्लूट्रिक एसिड, यानी ऑक्सोग्लूट्रिक एसिड जिसको अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके अलावा क्या होगा, मतलब यहाँ पर आप देखें इसमें अगर हमने क्या, अब इसको इस तरह से आप बना लें कि मैलिक एसिड जो है वो क्या हुआ है, इस रिएक्शन में आपने मैलिक एसिड ऐड किया, मैलिक एसिड ऐड करने से जो है वो आपको रिजल्ट क्या मिले, नो चेंज इन ऑक्सोग्लूटरिक एसिड, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके अलावा दूसरा आपको जो चेंज नजर आया यहाँ पर, एन एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, यानी सक्सिनिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, जमा हुआ है, एंड नियर एब्सेंस ऑफ, और क्या चीज जो है वो एब्सेंस हो गई, क्या चीज जो है वो नियरली जो है वो क्या कहना चाहिए, खत्म हो गई, नियर एब्सेंस ऑफ बोथ फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। और किस चीज की एब्सेंस हो गई, एब्सेंस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, इसकी एब्सेंस हो गई। मतलब कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कितने एंजाइम यूज हो रहे हैं, 3 एंजाइम यूज हो रहे हैं। फिर कहता है कि अगर हम इसमें इस रिएक्शन में मैलिक एसिड बढ़ा दें, मैलिक एसिड इस वक्त एंड प्रोडक्ट, यानी इस पूरे रिएक्शन की इस वक्त एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट है मैलिक एसिड। मतलब इस मैलिक एसिड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, तो उसमें कहता है कि अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जिसको अल्फा ग्लूट्रिक एसिड को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सो ग्लूट्रिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड भी कह रहे हैं इसको हम। लेकिन एन एक्यूमुलेट ऑफ सुक्सिनिक एसिड, सुक्सिनिक एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जबकि नियरली मैलिक एसिड जो और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अब कहता है, इसके बाद कहता है फर्दर एडिशन ऑफ म्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द, फर्दर अगर आप म्यूरिक एसिड को जो है वो ऐड करते हो, उसके बाद कहता है फर्दर एडिशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। यानी अगर आप फ्यूमेरिक एसिड को ऐड करो, मैलिक एसिड या फिर किसको ऐड करो, फ्यूमेरिक एसिड को अगर ऐड करोगे तो फिर मैलिक एसिड जो है वो उसकी क्या होगी, प्रोडक्शन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अबाउट मैलिक एसिड। अब ये इंफॉर्मेशन आपको मैलिक एसिड के बारे में क्या बता रही है कि मैलिक एसिड जो आपने पहले बढ़ाया, तो मैलिक एसिड ने काम क्या किया, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। क्या मैलिक एसिड जो है वो एंजाइम का जो है वो इनहिबिटर है, क्या मैलिक एसिड इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम।
या फिर दूसरी बात कह रहा है इट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ सिस्निक एसिड, क्या ये सिस्निक एसिड की फॉर्मेशन को कैटालाइज कर रहा है, यानी सिस्निक एसिड बनने में हेल्प कर रहा है। या इट इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम 2, क्या ये एंजाइम 2 का जो है वो इनहिबिटर है, क्या ये एंजाइम 2 का इनहिबिटर है। या इट इनहिबिट एंजाइम 3, या ये किसको इनहिबिट कर रहा है, एंजाइम 3 को। अगर मैलिक एसिड एक इट इज एन एंजाइम इनहिबिटर, अगर मैलिक एसिड एंजाइम इनहिबिटर होता तो इन तमाम एंजाइम्स को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता, इन तमाम एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। एंजाइम 1 को भी इनहिबिट करता है, एंजाइम 2 को भी करता है, एंजाइम 3 को भी करता है। जब एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देता तो सक्सिनिक एसिड तो प्रोड्यूस ही नहीं होता। जब सक्सिनिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ पर कह रहा है कि मैलिक एसिड को जब आपने बढ़ाया है तो सक्सिनिक एसिड तो अक्यूमुलेट हुआ है, सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम नहीं हुई है, वो तो जमा हुआ है। तो इसका मतलब ये इनहिबिटर तो नहीं है। इट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ it catalyze the formation of succinic acid, it is catalyze the formation of succinic acid, क्या ये सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन को जो है वो कैटालाइज कर रहा है, क्या ये सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। तो सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन को तो एंजाइम 1 कैटालाइज कर रहा है, ये तो भी नहीं कर रहा। लेकिन इट इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम 2, यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उसके लिहाज से तो लगता है कि ये किसका इनहिबिटर है, एंजाइम 2 का इनहिबिटर है। इसने एंजाइम 1 को इनहिबिट नहीं किया, एंजाइम 2 को इनहिबिट किया है। वो कैसे आपको पता लग रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट दे रहा है, मैं कह रहा है एब्सेंस ऑफ फ्यूमरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, यानी फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड बनना बंद हो गए। यानी जब आपने मैलिक एसिड को ज्यादा ऐड किया तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड नहीं बन रहे, तो इसका मतलब एंजाइम 2 रुक गया ना। एंजाइम 2 जो है वो क्या बना रहा है, सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। फिर एंजाइम 3 जो है वो फ्यूमेरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैलिक एसिड में। अगर एंजाइम 2 नहीं होगा तो सुसिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब सुसिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजाइम 3 भी काम नहीं करेगा। तो असल जो है इसका सही जो ऑप्शन है वो यही है, इट इज इनहिबिटर ऑफ एंजाइम 2। ये कौन किसका इनहिबिटर है, एंजाइम 2 का जो है वो इनहिबिटर है। असल में एक दफा जब आप इनको पढ़ते हो या एक दफा देखते हो तो आपको ये चीज समझ नहीं आती, आप 2-3 दफा रीडिंग दोगे और 2-3 दफा देखोगे तो आपको खुद ही ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट रीडिंग से या एक दफा सुनने से जो है वो कोई चीज भी आपको क्लियर नहीं होती है। एंजाइम्स वाले जो चैप्टर हैं इनकी बार बार रीडिंग दें, बार बार इन चीजों को पढ़ें, तो फिर खुद ब खुद आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद ये चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कहता है एक एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसको क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज करता है। एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है किसके जरिए, बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। क्या रिएक्शन को एनर्जी देता है, हमें पता है कि एंजाइम एनर्जी नहीं देता, एंजाइम तो सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लोअर कर देता है। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल के रैंडम कोलिजन को इंक्रीज करता है। आपको पता है कि एंजाइम्स तो बेसिकली उन रैंडम कोलिजन्स को जो है वो नॉर्मल करता है, वो उनको इंक्रीज नहीं करता। एंजाइम के बगैर मॉलिक्यूल रैंडम कोलाइड करते हैं, तो ये भी इसका मतलब गलत है और ये भी गलत ही है। रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, उसके बाद सी ऑप्शन में जो है वो कह रहा है कि रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सो अलोज इट टू कंटिन्यू, यानी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है और रिएक्शन को फिर कंटिन्यू करता है। तो वो तो वैसे भी इसको इससे एंजाइम का रिएक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, उस प्रोडक्ट को तो वैसे भी उसने जो है वो रिमूव करना है, तो ये भी जो है वो नहीं है इसका। शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, शिफ्ट इसके बाद डी में कह रहा है शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन पॉइंट या इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन करके जो है वो एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इक्विलिब्रियम तो वैसे भी मेंटेन होना होता है, उसकी वजह से कोई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता। अगर एंजाइम ना भी हो तो अगर क्या कहना चाहिए, कोई बगैर एंजाइम के भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तब भी वो इक्विलिब्रियम पे तो पहुंच ही जाता है। हाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो इसका जो ई वाला जो ऑप्शन है, अब तमाम ऑप्शन तो हमें सही नजर नहीं है, इसका मतलब ये ई वाला ऑप्शन सही है। ब्रिंगिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल इनटू प्रिसाइज इनटू अ प्रिसाइज ओरिएंटेशन विद ईच अदर। मतलब इधर देखो, मैंने आपको पहले भी जब एंजाइम एक्शन बताया था, मैंने आपको बताया था मिसाल के तौर पे ये दो सबस्ट्रेट हैं, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है।
और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने कोलिजन करनी है। तो इनकी कोलिजन के लिए क्या करेगा एंजाइम, इनके जो बॉन्ड बनने हैं वो इस साइड पे बनने हैं, ये इसका बॉन्डिंग साइड है, ये इसका बॉन्डिंग साइड है। एंजाइम क्या करेगा, इनको खास प्रिसाइज मतलब एक खास तरतीब से यहाँ पर एक्टिव साइट पर रखेगा, इस तरतीब से कि इनकी एक ही कोलिजन हो और इनके आपस में जो है ये बॉन्ड क्या हो, इन दोनों की बॉन्डिंग आराम से हो जाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पर एक खास तरतीब के साथ एंजाइम को एक खास प्रिसाइज ओरिएंटेशन में, खास तरतीब में जो है वो रख देता है उसको, ताकि वो आराम से रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो इसमें जो है वो ई वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड permanent to the active side of an enzyme, bound permanently to the active side of an enzyme। एलोस्टेरिक इनहिबिटर होते हैं इसमें, को एंजाइम है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, नॉन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, या इसमें जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो होगा। तो आपको पता है इसके अंदर जो होगा वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होंगे। लेकिन यहाँ पर इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अगर आप कर लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड परमानेंटली टू अदर साइड